हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स जो कि वन लाइनर बुक्स है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है और इसको इस समय हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके प्राचीन इतिहास के टॉपिकों को पहले हमने कंप्लीट कर लिया है विद एक्सप्लेन के साथ, और इस समय हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है चल रहा है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पार्ट 7 है। इसके 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहला पार्ट मुस्लिम आक्रमणकारियों से था। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड थे जो 5 वंश ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर उसके बाद जो सल्तनत कालीन संस्कृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको हम करंट में कंप्लीट कर रहे हैं। उसका एक पार्ट हमारा पहले हो चुका था और आज ये नेक्स्ट पार्ट है। तो आइए जो सल्तनत कालीन संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में। और इस बुक्स में देखिए सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए आप इस बुक को ज़रूर 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि इसके हम कई पार्ट लेके आएंगे सल्तनत कालीन संस्कृत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो ठीक है, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने पहले 6 पार्ट में जो है सैन्य वर्गीकरण तक, सेना तक हमने कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चनों को। आज हमारा क्वेश्चन जो है न्याय से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए न्याय से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट भी हैं। आइए इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए सल्तनत काल में राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? तो सुल्तान होता था। और जवाबित का संबंध किससे था? तो ये राज्य कानून से था। मध्यकालीन राजनीतिक विचारों द्वारा प्रतिपादित अदल का सिद्धांत क्या व्यक्त करता है? तो ये न्याय को व्यक्त करता है। हदीस क्या था? एक इस्लामिक कानून था। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को किस रंग की पोशाक पहननी पड़ती थी? तो ये लाल रंग की पोशाक पहननी पड़ती थी। कौन सा विदेशी यात्री दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ था? तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को देश का था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया भी था। तो ये विदेशी यात्री था, इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। आगे देखिए जो विविध से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामिक नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। यह कथन किस समूह सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया था? तो ये तुर्कान चहलगानी जो समूह था उसके द्वारा ये कथन को व्यक्त किया गया था। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। यह कथन तुर्कान चहलगानी समूह सुल्तान द्वारा व्यक्त किया गया था। दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे? तो ये उलेमा वर्ग के लोग दस्तार बंदगान कहलाते थे। मध्यकालीन भारत में युद्ध के प्रयोग में लाए जाने वाले मिट्टी के उस टीले को क्या कहते हैं, जिसका निर्माण घेराबंदी वाले किले के शीर्ष पर पहुंचने के लिए किया जाता था? तो इसको पाशेब बोलते थे। अफगान राजतंत्र के बारे में सही कथन क्या है? तो बहलोल लोधी के विपरीत सिकंदर लोधी ने राज सिंहासन पर बैठना शुरू किया। कोई भी दूसरा अमीर उसके बराबर में नहीं बैठ सकता था। और नेक्स्ट बात थी कि अमीर तथा आम जनों के सामने
सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत जो है नियम बनाए। और थर्ड कथन इसका था कि एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था जो है सुल्तान को राज्य और विशेषकर अमीरों की गतिविधियों को जो है सूचित रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर लोधी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो सिकंदर लोधी ने अपना आवास दिल्ली से आगरा में परिवर्तित किया था और बड़े अमीरों के व्यक्तिगत जो है सिकंदर सैनिक जो है सिकंदर लोधी द्वारा स्वयं नियुक्त किए जाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कई विदेशी हिंदुओं तथा मंगोलों का सम्मान जो है तथा उच्च पद प्रदान जो है इसने किए थे। आगे देखिए क्वेश्चनों को इनके। जिम्मी शब्द से क्या तात्पर्य था? तो जिम्मी जो है राज्य द्वारा जो है संरक्षित नागरिक थे। साहिबे दीवाने बंदगान किससे संबंधित था? जो दासों से संबंधित था। आरपी त्रिपाठी जो इतिहासकार थे उनके अनुसार लोधी शासकों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये समानता पर आधारित था। कौन सी नगरी लोधी सुल्तानों की प्रारंभिक राजधानी थी? तो दिल्ली नगरी थी। बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए पैबोश क्या थे? तो पैबोश जो है सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथा थी। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय में शासन किया था? मतलब कम समय तक शासन किया था? तो खिलजी वंश ने शासन किया था। इनका टाइम पीरियड केवल 30 वर्ष तक था। 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तित की असफलता का कारण क्या था? तो नागरिकों का साथ न देना जो है यह उसकी राजधानी परिवर्तन की असफलता का कारण था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दौलताबाद बनाई थी। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस चीन का राजदूत जो है किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो इब्न तूता को नियुक्त किया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार क्यों सफल हुए? क्योंकि उन्हें गलत ढंग से लागू किया गया था। किस सल्तनत काल में जो है डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो किसने दिया था? तो इब्न तूता ने जो है सल्तनत काल के जो है डाक व्यवस्था का जो है इसने विस्तृत विवरण जो है दिया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो ये खैराती अस्पताल था। और किस शासक के काल में काजी मुगिश को सद उस सुदूर जिसे मुख्य न्यायाधीश कहा जाता था नियुक्त किए गए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में नियुक्त किए गए थे। प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो मूल्य नियंत्रण था। फिरोज तुगलक द्वारा प्रारंभ जागीरदारी प्रथा का महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो वंश का पतन था। दिल्ली सल्तनत के कुल कितने राजवंश हुए? तो 5 राजवंश हुए, जैसा अभी हमने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया है। गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। आईन मुल्क मुल्तानी ने किस शासकों के अधीन सेवा की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक व फिरोज तुगलक के अधीन जो है इसने सेवाएं की थी। आगे देखिए जो सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो इनकी राजस्व व्यवस्था है। देखिए सल्तनत काल में 5 प्रमुख कर कौन से थे? उस्र, खराज, खम्स, खम्स को खुम्स भी कहते थे, ये लूट का माल होता था, जकात और जिसे तरकात भी कहते थे, और जजिया। ये 5 प्रकार के जो है कर थे। आइए आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। उस्र जो है किस प्रकार का कर था? तो यह मुसलमानों से लिया जाने वाला जो है भूमि कर था। प्राकृतिक साधनों में सिंचित भूमि से पैदावार का कितना प्रतिशत भाग जो है भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो जो 10% भाग था ये भूमि कर के रूप में लिया जाता था। खराज किस प्रकार का कर था? तो एक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, उस्र जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था और खराज जो है
ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जो मतलब मुस्लिम नहीं थे। विभिन्न सुल्तानों के द्वारा पैदावार का कितना भाग खराज के रूप में वसूल किया जाता था? तो पैदावार की 1/3 से लेकर आधे भाग तक जो है खराज के रूप में वसूल किया जाता था। खम्स या खुम्स क्या था? तो ये लूटे हुए धन का खानों अथवा भूमि के गड़े हुए खजानों से प्राप्त जो है संपत्ति थी, उसे खुम्स कहते थे या खम्स कहते थे। खम्स या खुम्स के कितने भाग पर सुल्तान का अधिकार होता था? तो 1/5 भाग पर जो है सुल्तान का होता था, और शेष जो है 4/5 भाग पर उसके सैनिकों, अधिकारियों अथवा खजानों से प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। लूट का धन का 80% भाग किस शासक ने लेना आरंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लेना आरंभ किया था। ज़कात जो है किस प्रकार का कर था? तो ये एक धार्मिक कर था जो केवल धनवान मुसलमानों से लिया जाता था। सल्तनत काल में ज़कात किस पर लगाया जाता था? तो मुसलमानों पर लगाया जाता था। और जो है आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। मुसलमानों से उनकी आय का कितना प्रतिशत भाग जो है ज़कात के रूप में वसूल किया जाता था? तो आय का 2.5% जो है मुसलमानों से ज़कात के रूप में वसूल किया जाता था। जजिया जो है किस प्रकार का कर था? तो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला एक धार्मिक कर था। और किसके शासनकाल में ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया गया था? तो ये फिरोज तुगलक के समय में ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया गया था। दिल्ली सल्तनत में लगाए गए करों के विषय में सही कथन है कि ज़कात नामक धार्मिक कर जो है केवल मुसलमानों से लिया जा सकता था और इसका प्रयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए किया जाता था। और जो है खराज जो होता था, खराज जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, जो कि 1/10 से 1/2 के बीच में होता था। और खुम्स जो है यह युद्ध से प्राप्त धन का 1/5 होता था। और उस्र जो है यह एक भू राजस्व था जो मुस्लिम जो है देते थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। सल्तनत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो यह भू राजस्व था। इधर देखिए इनके क्वेश्चनों को। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी और बलबन ने इसे समाप्त किया था। एकता का आवंटन किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। एकता का क्या अर्थ था? तो ये सैनिक सेवा के बदले में दिया जाता था। अक्ता वह भूमि होती थी जिसकी आय पर जो है सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था। दिल्ली सल्तनत में एकता पद्धति के संबंध में सही कथन क्या है? तो एकता जो है क्षेत्रों का एक आवंटन था। सेकंड नंबर में देखिए, निजाम उल्क मुल्क को ने मुक्तियों के कर वसूली तथा उसमें से भागीदारी लेने के अधिकार पर बल दिया था। थर्ड नंबर पे देखिए, बलबन ने यह आदेश दिया था कि अधिशेष की राशि एकता से सुल्तान के कोषागार जो है भेजी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रीय राजस्व समानुदेशन जो है क्या कहलाते थे या क्या कहते थे? तो एकता कहते थे। एकता व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी या विशेषताएं क्या थी? तो एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। एकता व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो उत्तर भारत में इस्लाम को प्रतिष्ठित करने में एकता व्यवस्था को दूरगामी प्रभाव हुआ और इस प्रथा द्वारा सुल्तान तुर्की अमीर वर्ग को नियंत्रित करना चाहते थे। इक्तेदारों के विषय में सत्य कथन क्या है? तो सुल्तान जो है इक्तेदारों को स्थानांतरित कर सकता था, राज्य इक्तेदार के इक्ते को जब्त कर सकता था और राज्य इक्तों की आय व्यय की जांच भी करता था। सल्तनतकालीन अक्ता व्यवस्था से क्या अभिप्राय था?
तो ये नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास था। और सेकंड नंबर पे देखिए, किसी भूभाग का अधिन्यास जो है पारितोषिक एवं सेवानिवृत्त वेतन स्वरूप था। इक्ता एवं इजारा के संदर्भ में सत्य कथन देखिए, इक्ता जो है नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिए जाने वाला राजस्व नियत कार्य था। और इजारा क्या थी, इक्ता और इजारा के संदर्भ में है, तो इजारा जो है राजस्व नियत कार्य की एक अनुबंधात्मक पद्धति थी। आगे देखिए क्वेश्चनों को। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो ये भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, इसका धारक है। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत इक्ता एक क्षेत्रीय आवंटन था और इसको धारणा करने वाला जो है मुक्ता कहलाता था, जो देवभूमि कर के अतिरिक्त किसान पर कोई दावा नहीं रखता था। आप इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार ज़रूर पढ़िएगा, एक बार में नहीं, जब 2-3 बार पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता को समझी, कौन था? तो इल्तुतमिश था। किस सुल्तान ने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था। इक्ता को किसने वंशानुगत बना दिया था? तो फिरोज तुगलक ने वंशानुगत बना दिया था। राजस्व संबंधी नियम तथा उप नियमों में सुधार करने का श्रेय सर्वप्रथम किस तुर्की सुल्तान को जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी तुर्की सुल्तान को जाता है। राजस्व के मामले में पूर्ण रुचि लेने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। और आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक क्या था? तो जो आर्थिक सुधार थे, ये एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना चाहता था। उसने अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना था। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य शक्तिशाली सेना रखना था। देखिए क्वेश्चन वही हैं, ये 2 टाइम पूछा भी गया है एग्जाम में, थोड़ा थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए और इसमें 1 है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत अच्छे से करिएगा क्वेश्चन, चाहे जैसे भी हो, आपको राइट आंसर क्लिक करना है। भूमि की माप के आधार पर भूराजस्व का निर्धारण और प्रति विश्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके अधीन किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किया गया। किस सुल्तान ने भूमि की पैमाइश और अनुमान के आधार पर सर्वप्रथम भूमि कर लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था के विषय में सही कथन क्या है? तो राजा द्वारा कृषकों से सीधे जो है कर वसूली की जाती थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौलिए वर्ग तक सब पर भूमि कर एक समान की दर लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किस शासक ने मिल्क तथा इनाम भूमि के अनुदानों को रद्द कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रद्द कर दिया था। किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर जो है आधा कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मालगुजारी का कितना हक पेश किया था? तो उपज के आधे भाग पर जो है इसने मालगुजारी का आधा हक पेश किया था। भू राजस्व की दर किसके राज्यकाल में सर्वाधिक थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में सर्वाधिक थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की उगाही किस आधार पर की? तो माप के आधार पर की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुल्तान ने आदेश दिया कि वह जो भी पैदा करते हैं उनकी नपाई जो है प्रति विश्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। किस सुल्तान ने ज़मीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन के आधार बनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के भूराजस्व एवं इजारा के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूराजस्व की मांग का कुल उत्पादन के आधे तक बढ़ा दिया
और बाजार मूल्यों के एक नीचे स्तर तक सीमित जो है रखने के लिए अनाज की बड़ी मात्रा में आवक जो है आवश्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कारण से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों के कष्ट बढ़े? तो अनेक प्रकार के करों के बोझ के कारण जो है किसानों के कष्ट बढ़े थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लगाया था? तो खराज, घरी, चराई कर जो है इसने लगाया था। किस सुल्तान द्वारा खालसा क्षेत्रों में भूमि की नाप के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया? तो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में जो है भूमि की माप के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की कृषि व्यवस्था में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा कौन से परिवर्तित किए गए थे? कौन से कार्य को परिवर्तित किया गया था? उसने किसानों का बोझ कम करने के लिए हुक्म ए मशाहत मतलब माप के स्थान पर हुक्म ए हासिल जो कि फसल बटाई को अपनाया। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है सेकंड नंबर देखिए, गयासुद्दीन ने ग्राम प्रमुखों को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के लिए जो है अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया और उसकी परिलब्धियों को बहाल किया। थर्ड नंबर देखिए, उसने खेती और चारागाह को कर निर्धारण से जो है छूट प्रदान किया था। जो उसने घरी और चराई कर सब लगाया था तो इससे उसने छूट प्रदान की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप और व्यवस्था को वापस ली और गल्ला बटाई की व्यवस्था को अपनाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ग्रामीण बिचौलिए को गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दी गई रियासत के संबंध में सही है कि उसने जो है उनकी भूमि को कर मुक्त कर दिया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भूराजस्व का 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसा नियम बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निम्नलिखित कृषि उपाय अपनाए गए थे, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इसका है कि गांव के प्रधानों तथा मुखियाओं को उनके अनुलाभों की वापसी। सेकंड नंबर है कि सरकार द्वारा मांग का आधार हुक्म हासिल जो कि पैदावार के अनुरूप होना, जिसमें फसल के नुकसान को समाविष्ट करने का समुचित प्रावधान हो। थर्ड नंबर, अलाउद्दीन द्वारा जो निर्धारित की गई भू राजस्व की दरों में भारी कटौती तथा इसको कुल पैदावार के छठे भाग तक ले जाना। ये इसने जो है कृषि के उपाय जो है अपनाए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ दोआब में हुई बड़ी बगावत का कौन सा कारण था? तो ग्रामीण इलाकों में जो है इसने कर वृद्धि की थी, यही इसकी बगावत का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत जो है समाप्त किए गए कृषि उपकर क्या कहलाते थे? अबवाब जो है समाप्त किए गए जो कृषि उपकर थे वो अबवाब कहलाते थे। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किसानों के ऊपर अधिकाधिक कष्टकारी कर जो है हटा लिया था? तो फिरोज तुगलक ने हटा लिया था। फिरोज तुगलक ने उपज का 1/10 जो भू राजस्व के रूप में किस भूमि से वसूल किया? तो उसरी भूमि से वसूल किया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने के शासनकाल में हिमानुद्दीन जुनैदी द्वारा आकलित दिल्ली सल्तनत का कुल जमा क्या था? तो 6,85,00,000 टंका जो है कुल जमा था। इतलाक ये जो है हिमानुद्दीन जुनैदी जो है इतिहासकार थे, उनके द्वारा जो है आकलन किया गया था। इतलाक एक प्रकार की हुंडी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही या राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ था। यह प्रथा किसने चलाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने चलाई थी। आज के लिए इतने। कल अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है इनको कल कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा
और मेरी तो यही एडवाइस है कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी स्टेट के लिए और ऑल एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप इनको एक दो बार ज़रूर रिपीटेड करिएगा और इसके बैक वीडियो भी देख लीजिएगा। और प्लीज़ मैं डेली बोलती हूँ सब्सक्राइब, लाइक और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।